प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की नई स्ट्रेन ने भयावह रूप ले लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी अब जो है पेशेंट भी अस्पतालों में बढ़ रहे हैं और संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रिकॉशनरी चीज़ें तो अपनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ओपी सुंदरानी जी हैं। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आईसीयू के जो डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हैं, कोविड डिपार्टमेंट के। सर, जिस तरह से अभी देखा जाए कि कोरोना संक्रमण से लोग ठीक होकर जा रहे हैं, तो कई लोगों को बीमारियां हो रही हैं, तो कैसे लोग समझें कि कुछ स्ट्रेन के बाद पोस्ट कोविड की बीमारियां उन्हें आ रही हैं? देखिए हर पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि कोविड इन्फेक्शन जो है लगातार सिम्टोमेटिकली बिहेवियर अलग हो रहा है। इनिशियली पेशेंट्स को फीवर पहले आता था, बाद में अब जो देख रहे हैं फीवर 11वें 12वें दिन भी आ रहा है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कई बार 12वें दिन भी चालू हो रही है। पिछले साल हम ये देखते थे कि अगर किसी को 8-9 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके बाद दिक्कत नहीं होती थी। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी कुछ केसेस में ये देख रहे हैं कि फीवर पहली बार 10वें दिन चालू हो रहा है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी 12वें और 13वें दिन चालू हो रही है। इसके देखिए ये म्यूटेशन है कि नहीं ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जीन सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, हर पेशेंट में तो नहीं कर पाते। बट प्रेजेंटेशन डेफिनेटली बदला है, इसीलिए सावधानी अब लंबे समय तक बरतनी है। लंबे समय तक बरतनी से मेरा ये मतलब है कि आप अगर आज पॉजिटिव हुए हैं या आज आपका सिम्टम आना चालू है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर एटलीस्ट 15 to 17 डेज। पहले हम ये कहते थे कि 10 दिन 11 दिन कोई सिम्टम नहीं आया, 8वें 9वें दिन कोई सिम्टम नहीं आया तो प्रॉब्ली यू आर सेफ। बट अब 11वें और 12वें दिन भी सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स इन टर्म्स ऑफ हाई ग्रेड फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ये दो कारणों से हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है और एक जो साइटोकाइन स्ट्रॉम हम पहले कहते थे कि 5th to 7th डे पे स्टार्ट होता है, प्रॉब्ली ये डिलेड साइटोकाइन स्ट्रॉम है। देखिए स्टडीज़ चल रही हैं, बट प्रेजेंटेशन इज ऑफ साइटोकाइन स्ट्रॉम जो 7वें दिन ना होकर 12वें दिन आ रहा है। तो जो ध्यान बरतना है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना है और जो टेम्परेचर मॉनिटर करना है, ये कम से कम 15 से 17 दिन करना चाहिए। वी डोंट नो कौन से पेशेंट्स में डिलेड प्रेजेंटेशन है, दो नंबर्स बहुत कम हैं, बट अगर एक भी है तो वो सिग्निफिकेंट है। सर, देखा जाए तो अभी कोरोना संक्रमण के बाद लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं, तो उन्हें कई बीमारियां भी सामने आ रही है। तो ऐसे में सर लोगों को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए वायरल इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। प्रीडिस्पोज का मतलब हमारे शरीर में अब प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस आने के चांसेस रहते हैं। तो घर जाने के बाद भी अच्छा डाइट लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, मास्क, भीड़ भाड़ वाली जगह, अननेसेसरी बाहर जाना, ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अगर एक बार कोविड हो गया दोबारा नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, और एक बार कोविड हो गया तो दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। सावधानी तो बरतनी है, इनफैक्ट ज़्यादा बरतनी है। जी सर, पहले स्ट्रेन में जो पोस्ट कोविड की बीमारियां थी वो अलग थी। अभी जो नया जो स्ट्रेन आया है उसमें कोई बीमारियों में कोई बदलाव आया कि नहीं? नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया सबसे ज़्यादा जो ये लॉन्ग कोविड चल रहा है या डिलेड साइटोकाइन फेज जो आ रहा है, जो 12वें दिन पे और 13वें दिन पे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही है, तो ये एक एटिपिकल फीचर है। और देखिए वायरस का नेचर है, वो समय के साथ अपना म्यूटेंट होगा, प्रेजेंटेशन बदलेंगे, हर बार अलग क्लिनिकल पिक्चर मिलेगा। सावधानी तो बरतनी है हर लेवल पे। कहने का मतलब ये है कि अगर 12वें दिन मुझे कमजोरी महसूस हो रही है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थक जा रहा हूँ, तो ये इससे ये ना अर्थ निकालो कि ये कमजोरी है, ये ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो जब कभी भी मुझे अगर कमज़ोरी हो रही है तो मुझे एक ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर करना चाहिए। सर, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, उन्हें भी कई समस्याएं आ रही हैं और जो ठीक होकर भी जा रही हैं, तो उन्हें कैसा प्रिकॉशन रखना चाहिए? या जो फिर अभी प्रेग्नेंट हैं वे भी कोविड से ठीक होकर जा रहे हैं, तो उन्हें कैसा प्रिकॉशन? देखिए प्रेगनेंसी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो दो जानें एक साथ होती हैं, दूसरा बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में हम दे नहीं सकते क्योंकि वो बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है। तीसरा, एक्सरे करना, सीटी स्कैन करना प्रेगनेंसी में बहुत टफ हो जाता है कई बार, क्योंकि बच्चे को रेडिएशन से नुकसान होता है। तो प्रेगनेंसी तो एक वैसा कैटेगरी ऑफ पीपल है या पेशेंट्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। बीमा अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ठीक होकर घर जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया इम्यूनिटी कम हो सकती है, इन्फेक्शन आ सकते हैं, वो बच्चे को भी नुकसान कर सकते हैं, दवाइयों की भी लिमिटेशन हो जाती है। तो इनको तो डबल सेफ्टी से डबल प्रिकॉशन लेके काम करना है, इनको पूरी तरह से आइसोलेट करना चाहिए। सर, जिस तरह से अभी लोग ठीक होकर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनमें लोगों के ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहे हैं, शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे कितने फीसदी लोग होंगे और ऐसी कितनी समस्याएं, सर, क्या कहते हैं? देखिए शुगर की प्रॉब्लम तो पिछले कोविड में भी थी, इट्स नथिंग न्यू। कोविड में इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा
डेवलप हो रहा है, जिसके कारण शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा, हर वो पेशेंट जो आईसीयू में होता है या जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स का एक फीचर होता है कि वो शुगर के लेवल्स बढ़ाते हैं। तो कोविड अपने आप में भी शुगर का लेवल बढ़ाता है और स्टीरॉइड्स भी बढ़ाते हैं। इस वजह से ये शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनको दवाइयों के सहारे कंट्रोल भी हो जाता है, कुछ समय के बाद ये नॉर्मल भी आ जाते हैं। तो ये फीचर तो है। क्लॉट्स वाली टेंडेंसी पहले भी थी, अभी भी है कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए ब्लड थिनर्स रिकमेंडेड है। पोस्ट कोविड में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कभी भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ में कहीं कमजोरी आई, मेरे मुंह में तिरछापन आया, या लकवे का कोई भी फीचर है, या सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। सावधानी बहुत ज़रूरी है, लापरवाही नहीं करने की सुबह तक देखता हूँ या मालिश करा के हाथ ठीक हो जाएगा, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। सामान्य सर जो मरीज जा रहे हैं ठीक होकर, तो उन्हें क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए लोगों का? देखिए, वायरल इन्फेक्शंस में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एडिक्वेट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब हमें शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और नींद अच्छी होनी चाहिए, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जो भी लोग रिकवर होकर जा रहे हैं उन्हें ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है। उनसे भी ऊपर है हैंड हाइजीन, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, चूँकि अभी भी देखा जाए तो फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी लगा हुआ है रायपुर में, इसके बावजूद भी केस बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों में थोड़ी सी सर समझ नहीं आ रही कि लोग देर से जांच कराने के लिए। देखिए, संदेश तो क्या, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस समय किसी पे है तो वो हॉस्पिटल्स पे है, और हॉस्पिटल्स में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर है तो आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटेड बेड्स का है। और ये चीज़ सबको समझनी होगी कि हम वेंटिलेटर्स बढ़ा सकते हैं, वेंटिलेटर बेड्स बढ़ा सकते हैं, आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं, पर डॉक्टर्स को हम ओवरनाइट नहीं बढ़ा सकते। आईसीयू में काम करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हु आर ट्रेंड इन क्रिटिकल केयर, वो नंबर्स हम एक रात में या एक साल में नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वो लिमिटेड हैं, उनको मल्टीप्लाई होने में समय लगेगा। एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बनने में 10 साल से ऊपर का समय लगता है। निवेदन मेरा यही है कि जरा भी सिम्टम्स आएँ, अपने आप को आइसोलेट करें और टेस्ट करवाएं, और बिना डॉक्टर की सलाह के घर पे बैठ के सेल्फ मेडिकेशन न करें। वही एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट्स को इस कंडीशन तक ले आती है कि वो आईसीयू की हालत में आ जाते हैं। दूसरा, रेमडेसिविर के पीछे जो पागलपन है लोगों के पीछे, वो रिक्वेस्ट है कि रेमडेसिविर बहुत लिमिटेड पेशेंट्स में यूज़फुल है, और यूज़फुल ऐसा नहीं है कि वो मरीज को ठीक कर देता है, उसकी रिकवरी को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। तो रेमडेसिविर के पीछे पागल ना बने, डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट कराएं। अपना दिमाग में जो ट्रीटमेंट बैठ गया वो डॉक्टर के ऊपर थोपने की कोशिश न करें। हम लोग वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत प्रेशर में हैं मरीजों को बीमारी को लेके, उस पर एक एडिशनल प्रेशर हमारे ऊपर जुड़ गया कि मेरे मरीज को रेमडेसिविर लगाओ। मेकाहारा में रहते हुए मुझे कम से कम 25 कॉल इसलिए आते हैं डेली कि सर मेरे मरीज को रेमडेसिविर लगवा दो, 1 तो लगवा दो, 2 तो, जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों लगवाना। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि कोविड का ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर के भरोसे आप छोड़ दीजिए। आप खुद डॉक्टर ना, ये एक ऐसी दवा है जिसका नाम हर कोई जानना सीख गया है, और दूसरे से ये जरूर पूछता है कि तुझे रेमडेसिविर लगा कि नहीं, मैंने 5 लगाया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपको ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे ही ठीक हो जाते। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओपी सुंदरानी जी, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से पोस्ट कोविड के बाद भी जो मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं, उन्हें प्रिकॉशन की बेहद ज़रूरत है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वे डॉक्टर से संपर्क करें, और जिस तरह से हाइजीन डाइट लेने की बात कही गई है और अपने आप को सुरक्षित रखने की बात बताई गई है। सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।